Hello everyone, welcome back to ABCD of UPSC, your one stop solution for UPSC and JKAS preparation. Before we begin, don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon so that you will never miss any update. Also, guys, I have created a dedicated Telegram channel where I will be sharing notes, important updates, and PDF. The link is in the description below. Make sure to join it. And also individually आप अगर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना चाहते हैं तो चैनल का नाम है @ABCD of UPSC JKAS. राइट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी प्रियम्बल. Preamble is known as the identity card of the Constitution. Basically, it is the introduction to the Constitution, and it contains or it is the essence of the Constitution, and basically it is the summary. To understood Constitution, we have to understood preamble, and preamble becomes the summary of our Constitution. All right. और जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल था ये फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया. और अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड समझना है तो वी हैव टू बी गाइडेड बाय द प्रियम्बल. और प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है विच आवर लेजिस्लेशन हैव टू अचीव. और वी कैन से दैट it is the guide for our legislation. और जो preamble है that is basically non justiciable, not enforceable in the court of law independently, but with the help of other provision we get the idea कि constitution कहना क्या चाहता है और then we will enforce it. Alright. तो जो preamble है वो individually non justiciable है और it is based on the objective resolution which was passed by J.L. Nehru on 13th of December 1946. That is the second sitting of Constituent Assembly. ठीक है. अब हम समझेंगे कि समझने से पहले बेसिकली मैं आपको ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल था उस पे लेके जाता हूं. दिस इज द प्रियम्बल ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसको एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे देन उसके बाद हम इस सब की डिटेल पे जाएंगे. ऑलराइट. बेसिकली जो प्रियम्बल है वो ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens. क्या सिक्योर कर रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. सेकेंड इज लिबर्टी, that is liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Third is equality, that is equality of status and opportunity and to promote among all. Fourth is fraternity,
that assures the dignity of individual and unity of the nation. और लास्ट पे जो दिया है दैट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is the preamble of original constitution. Then 42nd constitutional amendment हुई और उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए. What were these words? First is socialist, second is secular, right? And fourth is unity and integrity. यूनिटी ऑफ नेशन था, यहां पे उन्होंने इंटेग्रिटी भी साथ में जोड़ा. ठीक है, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं इसके एक एक पॉइंट को कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर, रिपब्लिक क्या है, जस्टिस क्या है और कौन कौन सी टाइप की है, लिबर्टी में क्या आता है, इक्वलिटी. हम बेसिकली सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीएम्बल से हमें क्या चीजें मिल रही हैं. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल. इंग्रेडिएंट्स जो फर्स्ट चीज हमें पता चलती है प्रीएम्बल से कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? दैट इज वी द पीपल. सो पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट. सेकेंड चीज पता हमें चलती है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स क्या है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है कि इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑलराइट. This is the nature of Indian state, sovereign, democratic, republic. और 2 वर्ड्स जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किए थे वो कौन से थे? सेक्युलर और सोशलिस्ट. यहां पे सो दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. थर्ड हमें पता चलता है प्रीएम्बल से कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश जस्टिस सिस्टम, टू गिव लिबर्टी टू द पीपल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और फाइनल हमें पता चलता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज डेट ऑफ अडेप्टेशन. डेट ऑफ अडॉप्शन. और वो क्या थी? 26th ऑफ नवंबर 1949 एंड 26 नवंबर इज नोन एज संविधान दिवस. अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर. ऑलराइट. इस सबसे पहले मैं जाने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं और आप खुद भी सोचो, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द टेक
on preamble. Is preamble the part of constitution or is it not the part of constitution? और हमने पहले ही बोल दिया कि preamble as an independent is non justiciable. ऑलराइट, तो बेसिकली इस पे तीन केस आए थे. जो फर्स्ट केस था उसे बोला जाता है बीरोबारी केस. बीरोबारी केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल is not part of constitution. Then केशवानंदा भारती केस आता है, सेकंड केस. केशवानंदा भारती केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो पहला डिसीजन लिया गया था बीरूबारी केस को, उसको ओवररूल करता है और बोलता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और जो ये ओपिनियन था इसका बेसिस ये था कि प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था और सबसे लास्ट पे अडॉप्ट किया था. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रीजन दिया था कि दिस रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, आई होप आप ये बात समझ गए हो. और मैंने यहाँ पे बोल भी दिया है, बीरोबारी केस यहाँ पे भी मैंने दिया है, केशवानंदा भारती केस भी दिया है. देन LIC केस में वापस कोर्ट रीअफर्म करती है अपने केशवानंदी भारती वाले केस वाले डिसीजन को. ऑलराइट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोर्स ऑफ पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वी द पीपल. और जो फर्स्ट पार्ट है दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सोवरेन. व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन? सोवरेन का मतलब है कि वी आर इंडिपेंडेंट बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस. वी आर इंडिपेंडेंट इन बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल डिसीजंस. हम अपने फैसले इंटरनल अफेयर्स के और एक्सटर्नल अफेयर्स के अपनी मर्जी से लेते हैं. हम पे कोई थोप नहीं सकता. जो भी डिसीजन रहेंगे वो हमारे अपने रहेंगे. और टू ज्वाइन एनी इंटरनेशनल फॉर्म, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, it is our own choice. No one can tell us what to do or what not to do. Or to join any international platform like Commonwealth nation, it is out of our free will and we can disassociate at any point of time. All right. Likewise, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 that was passed by British गवर्नमेंट, राइट. बट हमने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट एक्ट वाज इटसेल्फ रिपील्ड एंड वी एडेड द आर्टिकल 395. ऑलराइट, और हमेशा याद रखना कि जो लॉ होता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता है. इट इज ऑलवेज रिपील्ड. जैसे आर्टिकल 370 था तो वो डिलीट नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज रिपील्ड. और एज अ सोवरेन नेशन वी कैन एक्वायर एनी टेरिटरी, एनी फॉरेन टेरिटरी, we can cede any part of our own territory.
आउट ऑफ आवर फ्री विल। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको सोवरेन तो समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाई सोवरेन। जो सेकंड पार्ट है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट समझने से पहले हम देखेंगे कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म की इधर मैंने डेफिनेशन दी है आपको कि सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पीपल collectively owns and controls the means of production rather than the private individuals or corporation. It is characterized by the social ownership and democratic control of resources, aiming for the equitable distribution of commonwealth, distribution of wealth and power. Basically, there were two systems. एक था सोशलिज्म, एक है कैपिटलिज्म। या मैं इसको इधर लिखता हूं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप क्या होती है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है। वी कैन एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, वी कैन डू द बिजनेस आउट ऑफ अवर ओन विल। हमें कोई बताएगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं। बट यहां पे रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है, दैट इज स्टेट ओनरशिप। ऑलराइट, यहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। यहां पे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, स्टेट लेड और स्टेट कंट्रोल्ड। और सोशलिज्म का जो आइडिया है बेसिकली वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म से आया, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म था, वहां की जो सोसाइटी थी वहां पे दो टाइप के लोग थे। एक को हैव्स बोला जाता है, एक को हैव नॉट बोला जाता है। हैव्स वो हो गया जिनका कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, और हैव नॉट कौन से हो गए? जैसे लेबर। अब जिनका कंट्रोल है दे आर इंटरप्रेन्योर, दे आर कैपिटलिस्ट, ठीक। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि लेबर को इंप्लाई करते हैं और दे गिव देम वेजेस। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट का गोल होता है वो होता है प्रॉफिट। दे आर प्रॉफिट सीकिंग पीपल, और उनका वेलफेयर गोल नहीं होता। ऑलराइट, ये उतने ही वेजेस आपको देंगे जिससे आपका सर्वाइवल हो, और कल आप वापस सर्वाइवल के लिए वापस फैक्ट्रीज में आ जाएं और इनके लिए काम करें। दिस वाज द गोल ऑफ कैपिटलिस्ट। और जब सोशलिज्म आया, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, उसने कहा कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, वायलेंट रेवोल्यूशन। और सडन हम अटैक करेंगे और वायलेंटली हम ये जो कैपिटल क्लास है इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज होंगी उनको हम इक्विटेबली सब में बांट देंगे।
ऑलराइट। तो ये जो सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ये वायलेंट सोशलिज्म है। बट जो इंडियन आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और उसे नेहरूवियन और फेबियन सोशलिज्म भी कहा जाता है। वी डोंट बिलीव इन रेवोल्यूशन, वी वांटेड एवोल्यूशनरी चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। अब समझे ये बात कि हमको रेवोल्यूशन नहीं करना है, वी बिलीव इन एवोल्यूशनरी चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक्स मीन। और हम कंप्लीट स्टेट ओनरशिप भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कंप्लीट स्टेट का कंट्रोल हो, या अवर आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है, दैट इज नॉट द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट on our resources. We wanted a mixed of both system, mixed of socialism and capitalism. जहां पे नेसेसिटी है, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों जहां पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं स्टेट पे, वो सारे जो सेक्टर होंगे, नेसेसिटी वाले जो सेक्टर होंगे, वहां पे स्टेट का कंट्रोल होगा। और जहां पे लोगों के पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोगों को चांस देंगे प्राइवेट ओनरशिप का। बट ऑफ कोर्स पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स वी आर लिटिल inclined towards capitalism, but although the goal of our socialism is welfare, that is the middle path of both socialism and capitalism, that is welfare or welfareism। ऑलराइट, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। सो जो वेलफेयर एज अ मैंडेट है, इट इज डीपली एम्बेडेड, इट इज डीपली एम्बेडेड कहां पे? इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। जैसे उसका आर्टिकल 38B दैट रेफर्स टू द वेलफेयरिज्म, इंडिया हैज टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट, that is inequality in income should be minimized and inequality in status should be eliminated. Therefore the kind of socialism we promote, the kind of socialism we promote is welfareism। इसका मतलब ये हो गया कि द स्टेट हैज मैंडेट टू टेक केयर of the weaker section of the society, of the weaker section of society। Therefore with the state ownership of resources, or like in our mixed economy like ours, the selective ownership and the state is promoting welfareism simultaneously। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको सोशलिज्म ओवरऑल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमारा सोशलिज्म है दैट इज नेहरूवियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, और वी बिलीव इन एवोल्यूशनरी चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, और आर वेलफेयरिज्म इज आर सोशलिज्म इज वेलफेयरिज्म। और हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ओनरशिप भी हो जहाँ पे नेसेसिटी है, और बाकी जगहों पे लोगों को फ्री विल दिया जाए जो वो करना चाहते हैं। और इट इज़ द मैंडेट ऑफ द स्टेट कि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का टेक केयर करे।
ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डीएस नकारा जो केस है उसमें रूल्ड करता है। क्या रूल करता है कि जो एम ऑफ सोशलिज्म है, इट इज टू प्रोवाइड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। जैसे आर्टिकल 39 है, तो वहां पे ये पूरी बात आपको समझ आ जाती है। ऑलराइट। इसीलिए जो डीपीएसपी है दैट इज वेरी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। और मैं लिख देता हूं कि डीएस नखरा केस क्या बोलता है कि एम ऑफ सोशलिज्म क्या है। एम ऑफ सोशलिज्म is to provide a decent standard of life and security from cradle to grave। पैदा होने से लेकर मरने तक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर एंड टू गिव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ along with security। ऑलराइट। अब जो थर्ड टर्म है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इज सेक्युलर। व्हाट इज दैट? सेक्युलर। और ये जो सेक्युलर वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। ये बात आप समझ गए। और जो सेक्युलर वर्ड है ये सेक्युलम से निकला है, दैट उसका मतलब है वर्ल्डली। और चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आपको काफी मजा आएगा कि ये सेक्युलरिज्म आया कहां से इसकी आजाद आई। तो आपको बड़ी फैसिनेशन होगी और मजा आएगा। बेसिकली एक स्कॉलर है मैकेवेली, MACHIAVELLI। ये अर्ली मॉडर्न इरा का यूरोप का स्कॉलर है एंड ही इज ऑफन नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। ऑलराइट। व्हाई? बिकॉज he was the first scholar, one of the first scholar who broke away from medieval traditions where politics was completely guided of religion। medieval टाइम में क्या था? medieval टाइम में क्या था कि किंग्स हुआ करते थे, मोनार्क हुआ करते थे, और वो कहते थे कि हमारे पास डिवाइन राइट है। डिवाइन राइट का मतलब है कि हमें, हमारे पास गॉड से मिला गया हमें राइट है टू रूल ओवर यू। ठीक है। और इधर क्या होता था कि दो पावर्स पैरेलली रन करती थी, चर्च और मोनार्क। और जब मोनार्क को लेजिटिमेसी चाहिए होती थी तो वो चर्च के पास जाता था, क्योंकि लोग रीजन में बहुत ज्यादा मानते थे तब। सो एवरी सॉर्ट ऑफ पावर कम्स फ्रॉम द रिलीजन। इसलिए चर्च का बहुत ज्यादा कंट्रोल किस में आ गया? पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में। ऑलराइट। ये देयरफॉर क्या चक्कर हुआ कि इटली की कंडीशन बहुत खराब थी और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द प्रिंस। उसमें ये बोलते हैं कि
जो रिलीजन है वो अलग है, और जो पॉलिटिक्स है और गवर्नेंस है वो अलग है। और ही गेव द थ्योरी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे शुड नॉट बी मर्ज टुगेदर। और उन्होंने क्या किया कि रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया पॉलिटिक्स से। यहां से आती है सेक्युलरिज्म की आजाद, और सेक्युलरिज्म का एग्जिस्टेंस ऐसे आता है। ठीक। बेसिकली जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोग्रेसिव, मॉडर्न एंड साइंटिफिक थिंकिंग। ऑलराइट। तो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म ये है, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न एंड साइंटिफिक थिंकिंग। और इसका मतलब ये है कि लेटर ऑन जब हम इसको रिलीजन के साथ लिंक करते हैं तो वहां से सेक्युलरिज्म क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट हैव द रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट shall not have religion of its own। ऑलराइट। और सेकंड बात ये बोलते हैं कि रिलीजन इज इमेटीरियल वाइल इंजॉइंग राइट्स। कहने का मतलब ये है कि सपोज जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो सपोज एक रिलीजन का बहुत ज्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट पे, तो जो माइनॉरिटीज होंगे वो तो खत्म हो गए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो सेक्युलरिज्म ने कहा कि हमारे लिए सारे सिटीजन्स बराबर हैं, देयरफॉर रिलीजन बिकेम इमेटीरियल, और एवरीवन हैव इक्वल राइट्स टू एंजॉय वट एवर द राइट्स वर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबके पास है वो आपके पास भी होगा। आप मेजॉरिटी रिलीजन से आते हो या माइनॉरिटी रिलीजन से आते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर हम सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, रिलीजन इज इमेटीरियल। immaterial while enjoying rights। और जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हमने राइट्स तो सिटीजन्स को दे दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नेंस होगी, लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, दे आर पब्लिक ऑफिसेस। तो क्या वहां पर रिलीजन का कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। देयर फॉर पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कि रिलीजन के बेसिस पे कोई पब्लिक ऑफिस नहीं मिलेगा। एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी टू बी इन दैट ऑफिस। ऑलराइट। तो हम ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो इसी आइडिया पे चलती है, और दैट इज बेसिकली द फ्रेंच सेकुलरिज्म। और उसमें क्या है कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है ये पैरेलल लाइंस हैं, दे विल नेवर मीट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि कभी भी रिलीजन और स्टेट एक दूसरे के स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट जो हमारा आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है दैट इज लिटिल डिफरेंट। हम जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव
सेक्युलरिज्म। हम क्या करते हैं कि सब रिलीजन्स को बराबर देखते हैं। वी प्रैक्टिस पैट्रोनाइज ऑल रिलीजन इक्वली, देयरफॉर द स्टेट मेंटेन्स प्रिंसिपल डिस्टेंस। और जैसे आर्टिकल आ गया 25 से 28, ये प्रमोट करता है सेक्युलरिज्म को इंडिया में। और मुझे लगता है कि आपको आप समझ आ गई है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म बेसिकली स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करता है और देखता है कि रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, और हमारी इंडियन स्टेट सब रिलीजन को इक्वली देखती है, और हम एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, जो अब सबसे आगे हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज डेमोक्रेसी। दैट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब या डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इट इज अ गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, लोगों की गवर्नमेंट होती है और लोगों के लिए काम करती है। ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है दैट इज अकाउंटेबल टू पीपल, अकाउंटेबल टू पीपल। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो फ्री प्रेस का होता है। फ्री प्रेस का होता है। ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी होती है ये तो हमने देख लिया कि लोग उसे चुनते हैं, लोगों के लिए काम करती है, ये तो देख लिया। बट जो डेमोक्रेसी होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉज बनाने के लिए, किसी पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए, और किसी इशू पे अपना ओपिनियन देने के लिए, और किसी बिल को इनिशिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो इसके जो प्रिंसिपल हैं या वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि रिफरेंडम होता है। रेफरेंडम होता है। ऑलराइट, तो रेफरेंडम का मतलब ये हो गया कि जो लेजिस्लेशन होगी, प्रपोज जो लेजिस्लेशन होगी उस पर लोग वोट करेंगे, और अगर वो मेजॉरिटी लोग वोट करते हैं, अगर 100 बंदे हैं, टोटल पॉपुलेशन 100 की है, और अगर 51 वोट कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेशन पास हो जाएगी। लेकिन जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो डायरेक्ट है, दे विल डायरेक्टली वोट फॉर दैट बिल। सेकंड आ गया इसका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो खुद बिल को प्रपोज करते हैं लेजिस्लेचर में। पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। समझे? थर्ड जो आ गया दैट इज रिकॉल। रिकॉल का मतलब यह है कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली वोट करके उस रिप्रेजेंटेटिव या उस ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। रिकॉल का मतलब वो रिकॉल कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। और फोर्थ वन इज प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब ये है कि कोई इशू है उस पे अगर लोगों का ओपिनियन देखना है तो लोग फिर प्लेबिसाइड कराया जाता है टू गेट द ओपिनियन अबाउट
दैट इशू, लाइक अगर कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट आ गया, तो हम फाइनल डिसीजन लेने से पहले लोगों से ओपिनियन लेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। ये मैंने इसीलिए टर्मिनोलॉजी बताई क्योंकि ये करंट में आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो कि वहां पे रेफरेंडम हुआ, वहां पे प्लेबिसाइड हुआ, वहां पे इनिशिएटिव लिया गया। सो दिस इज द वे दिस इज द वे फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऐसे ऐसे परफॉर्म किया जाता है। अब सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमें पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये दो टाइप की है, एक है पार्लियामेंटेरियन और दूसरा आ गया प्रेसिडेंशियल। ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि थ्री आर्गन्स, तीन जो आर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो तीनों अलग अलग होते हैं। एग्जीक्यूटिव को अलग से इलेक्ट किया जाता है, दैट इज प्रेसिडेंट, और लेजिस्लेचर जो होता है उसको अलग अलग किया जाता है, और दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, और देर इज अ वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन थ्री, ऑल थ्री। लेकिन पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेम का पार्ट होते हैं, जैसे इंडियन सिस्टम में। तो हमने लेजिस्लेचर में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, देन उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट किया गया, दैट इज प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम। ये बात आपको समझ आ गई, ऑलराइट। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट इज डेमोक्रेसी। अब आपको डेमोक्रेसी का समझ आ गया, देर इज। और जैसे हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बहुत डिस्कशनें हुई, ठीक है, और वहां कहा गया कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इट इज अ टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन साइल, और जो कि एसेंशली अनडेमोक्रेटिक है। फिर उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इट मस्ट बी accompanied बाय सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और जैसे हम डेमोक्रेसी का कर लें कि राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एडिड है, therefore right to vote is a constitutional right, is a constitutional right, constitutional right। तो आई थिंक आपको डेमोक्रेसी तो समझ आ गई है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद जो टर्म आती है दैट इज रिपब्लिक। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक बेसिकली जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है ना, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो दो कैटेगरी की होती है। एक होती है मोनार्क, एक होता है रिपब्लिक। ठीक। जो मोनार्क होता है ना वो हेरिडिटेरी होता है, समझे आप। वो क्या होता है कि ही कम्स टू द ऑफिस थ्रू सक्सेशन। जैसे बाप राजा था, देन उसका बेटा आया, देन उसका बेटा आया, बहन आ गई या बीवी आ गई, दैट विल बी गोइंग टू मोनार्क। तो वो वोट करके वहां उनको वो पोजीशन नहीं मिली है, दैट इज थ्रू सक्सेशन। और रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो इलेक्टेड होता है। ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि एक तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। और इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको आल्सो ये भी बोल सकते हैं हम पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये हो गया कि लोग चूज करते हैं हेड को। और रिपब्लिकिज्म में क्या होता है कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास से नहीं होता, कोई भी
प्रिविलेज्ड क्लास से नहीं होता है, क्योंकि अगर राजा विदाउट वोट हेड बन रहा है तो इसका मतलब दैट इज प्रिविलेज्ड क्लास। तो रिपब्लिकिज्म में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होती। देयरफॉर ऑल द पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए आप ये बात? तो आई होप आपको रिपब्लिक भी क्लियर हो गया है कि रिपब्लिक क्या होता है। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जस्टिस। व्हाट डू यू मीन बाई जस्टिस? और जो जस्टिस है दैट इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी। क्योंकि विदाउट जस्टिस सिस्टम कोई भी स्टेट, कोई भी सिस्टम जो भी होगा वो फेल कर जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीधा प्रियम्बल में बोला गया है कि जस्टिस दैट शुड बी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अब देखते हैं कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन। जो भी सिटीजन है सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल एंड देयर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास। और जो भी मार्जिनलाइज्ड होंगे, जो भी बैकवर्ड क्लासेस होंगी, उनकी इंप्रूवमेंट की जाएगी। दैट इज सोशल जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस देखते हैं क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। और जो भी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, इन टर्म ऑफ वेल्थ, इन टर्म ऑफ इनकम, इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। समझे? इकोनॉमिक जस्टिस, दिस इज द इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि जो भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस दिया जाएगा और इक्वल वाइस टू द गवर्नमेंट दिया जाएगा। कि इन द आई ऑफ लॉ सब बराबर हैं, सबको बराबर राइट्स मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। कोई भी पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर सकता है और हर कोई अपनी वॉइस राइज कर सकता है गवर्नमेंट में किसी भी इशू के खिलाफ। एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ये हमारा आ गया जस्टिस। आई थिंक लेक्चर हमारा ऑलरेडी 49 मिनट्स का हो गया है और ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं इसके 2 लेक्चर बनाता हूँ और जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और आई थिंक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ आएगा और इन टर्मिनोलॉजीज की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि हम आगे जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके अलावा जब हम करंट पढ़ते हैं और इन जनरल भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। जब ये टर्म आए तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस एग्जैक्ट टर्म का मतलब क्या है। इस अगर ये ऐसा होता है तो हमें बहुत इजी हो जाता है टू गेट अंडरस्टूड एंड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट। और आई थिंक आपको समझ आया होगा। और किसी भी चीज़ में अगर मेरे बोलने में या आपके समझने में कुछ इश्यू हुआ हो तो आप कमेंट करो। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पार्ट को ऐड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको वापस से समझा दूंगा ताकि आपको उस चीज़ में और क्लैरिटी आ जाए। ऑलराइट। तो चलो हम इस लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। ओके ओके। अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। ये करा देता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बड़ी ब्यूटिफिकेशन की गई थी, डेकोरेशन की गई थी और कैलीग्राफी की गई थी। तो उन आर्टिस्ट के मैं नाम भी बता दूंगा। यहाँ पे साइन किया हुआ है, अभी ऐसे दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है RAM राम। ठीक। तो ये मैं बता देता हूँ, ये फैक्ट आप ऐड कर लो कभी
आ भी सकता है क्वेश्चन में, और इन जनरल आपको पता होना चाहिए। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो ब्यूटिफिकेशन की थी वो दो आर्टिस्ट ने की थी। एक का नाम था नंदलाल लाल बोस, नंद लाल बोस। और जो सेकंड है जिन्होंने प्रियम्बल को भी किया, स्पेशली ये जो प्रियम्बल की ब्यूटिफिकेशन हुई है, ये जो करने वाला था उनका नाम था बी आर सिन्हा, और इनका पूरा नाम है बिहोहर राम मनोहर सिन्हा। बियोहर राम मनोहर सिन्हा। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था, और जिस आर्टिस्ट ने उसको लिखा था उसको इन जनरल हम कैलीग्राफर बोलते हैं। कैलीग्राफर का मतलब होता है कि जो ब्यूटीफुली लिखता है, जिसकी राइटिंग बहुत ब्यूटिफिकेशन होती है, राइट। तो दैट कैलीग्राफी का मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल। तो ये जो आर्टिस्ट था, इसका नाम जो था वो भी राम राम बिहारी नारायण रायजादा था। राम नहीं, प्रेम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। थैंक यू ऑल। मैं लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ, और जो भी ये नोट्स होंगे इसके, और ये पीपीटी वाले नोट्स के अलावा जो एक्चुअल नोट्स होंगे जिससे आप रिवाइज करोगे, जिससे आप पढ़ोगे, और जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, वो नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। इवन आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट ऐड कर सकते हो। आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ कैसी आ रही है, और कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम न्यू हियर। तो आई विल हाईली अप्रिशिएट योर रिव्यूज़।